So, good afternoon, everyone. This is our fourth chapter, Understanding Laws. So, I want to give you a brief overview of this chapter, what we are going to study in this chapter. First of all, I will give you the introduction, like the just overview, background of the laws, की how laws make और पहले कैसे law system चलता था उसके बारे में. After the Sedition Act of 1870, 1870 students, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. अपने लास्ट ईयर जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये रॉलेट एक्ट क्या है. इंडियन एंड इवोल्यूशन, इंडियन और उनके इवोल्यूशन, उन्होंने क्या इवॉल्व किया, क्या एवोल्यूशन थे. ठीक है. हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, न्यू लॉज बनते कैसे हैं. हम एक डोमेस्टिक वायलेंस की एक स्टोरी है, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे न्यू लॉज बनते कैसे हैं. देन अब अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कुछ लॉज बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर भी होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि वो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे. ओके. So, introduction. Our constitution is the supreme legislative body. हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, सबसे पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी है, राइट. आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सब लोग क्या है, इक्वल है लॉ के सामने. एवरीवन इज इक्वल. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. कोई भी पर्सन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा. डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना. किसी भी पर्सन को हम भेदभाव नहीं कर सकते उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे. ठीक है. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर और यू कैन से एनीथिंग. ठीक है. रिलीजन, हम किसी भी बेसिस से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. यस. रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ, all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. This is so much important कि रूल ऑफ लॉ क्या है. जितने भी लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी लॉज बने हुए हैं, वो सारे सिटीजन्स के लिए क्या है, इक्वल है. कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, राइट. लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है. लॉज जो है सबसे सुप्रीम है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों ना हो, एक वेल्दी पर्सन क्यों ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो सबसे सुपीरियर होता है, फर्स्ट मैन होता है किसी भी कंट्री का, तो चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कोई भी लॉ से अबव नहीं है. ठीक है. लॉ सुपीरियर है. ठीक है. सबके लिए लॉज क्या है, इक्वल है. अगर ये लॉ बना है कि हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है उसके कास्ट, रिलीजन, जेंडर या किसी भी बेसिस पे, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए भी है, एक वेल्दी पर्सन के लिए भी है, और चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, सबके लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या सबसे कोई एक बेगर ही क्यों ना हो, सबके लिए लॉज क्या है, इक्वल है. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्लास और जेंडर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट. नेक्स्ट, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या ये हमेशा से था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, लॉज होंगे सबके साथ? नहीं. पहले क्या होता था, डिफरेंट कम्युनिटीज होती थी, वो क्या एंजॉय करती थी, वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अटोनमी. अटोनमी मीन्स होता है पावर. डिफरेंट कम्युनिटीज क्या होता है, जैसे आप रिलीजन बोल सकते हो कि इस कम्युनिटी में ये रिलीजन के लोग जो है सबसे मेजोरिटी में, तो ये कम्युनिटी है. ठीक है. जैसे सपोज हिंदू है, यहाँ पे हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं, तो ये हिंदू क्या है, हिंदू एक कम्युनिटी है. जैन क्या है, एक कम्युनिटी है. मुस्लिम क्या है, एक कम्युनिटी है. ठीक है. तो ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी, वो क्या करती थी, वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पावर को इंजॉय करती थी, राइट. डिफरेंट डिग्रीज ऑफ
autonomy. Different communities enjoy different degrees of autonomy in addressing these law among their own. वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो लॉज को बनाते थे, अपने अकॉर्डिंग लॉज को चलाते थे, राइट. डिफरेंट क्या पावर एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, अपने लॉज को चलाते थे. नाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ. ऐसा माना जाता है जो ब्रिटिशर्स थे, जो उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, जो आए थे, कॉलोनी स्टैब्लिश की थी उन्होंने अपने इंडिया में, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, राइट. अगर देखो सपोज पहले कोई अगर कोई कम्युनिटी थी, ठीक है, उनको अगर पनिशमेंट दी, एक क्राइम किया है, सपोज एक चोरी की है, ठीक है, तो वो जो चोरी की है एक वेल्दी पर्सन ने की है, और हो सकता, सॉरी, एक दूसरे रिलीजन के पर्सन ने की है और एक दूसरे रिलीजन के पर्सन ने की है, तो उसमें क्या होता था, जो पनिशमेंट होती थी दोनों के लिए डिफरेंट होती थी. द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड. उनके कास्ट बैकग्राउंड पे डिपेंड करता था कि अगर वो हायर कास्ट का है तो उसको लो कम सजा मिलती थी, वो लोअर कास्ट का है तो उसको ज्यादा सजा मिलती थी. तो वो जो कम्युनिटी थी अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, लॉ बना लेती थी और अपने अकॉर्डिंग पनिशमेंट देती थी, राइट. तो उसके ऐसा माना जाता है कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत से चेंजेस आए थे, लॉज आए थे. ऐसा माना जाता है ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया था. नाउ हिस्टोरियंस, बट कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं, उनके हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो है उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है. तो बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं इस पे क्या कर चुके हैं, डिस्प्यूट कर चुके हैं. कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ बोलते हैं हाँ. तो ये जो डिस्प्यूट थे बहुत से ग्राउंड में थे. तो ये ग्राउंड क्या थे, देखिए. पहला था colonial law was arbitrary. Now, arbitrary is the word you already have learned about it in your first chapter. Arbitrary क्या होता है? Arbitrary का meaning है आपने अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने आर्बिट्रेरी का मीनिंग पढ़ा था. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस. अगर कोई भी रूल्स जब फिक्स नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी बोलते हैं. तो कॉलोनियल रूल जो था वो क्या था, आर्बिट्रेरी था. कैसा था, आर्बिट्रेरी था. इसका एक एग्जाम्पल है, ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. नाउ ब्रिटिश लॉ जो ऐसा बोला जाता है, ब्रिटिश लॉ जो था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था. अब सेडिशन एक्ट में क्या था, सेडिशन एक्ट के अंदर ऐसा बोला जाता था, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. ऐसा बोला जाता था जो भी पर्सन, सेडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग, सेडिशन एक्ट में था ये कि कोई भी पर्सन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करेगा या क्रिटिसाइज करेगा उसको क्या है, अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट ड्यू ट्रायल. मतलब उसकी कोई कोर्ट में हियरिंग नहीं होगी, उससे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, उसको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि वो उसने क्यों प्रोटेस्ट किया, क्यों क्रिटिसाइज किया, उसको कुछ भी ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा. ठीक है, उसको जेल सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा. तो ये था आपका सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. इसके पीछे का आइडिया क्या था, सेडिशन एक्ट में any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. कोई भी पर्सन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करेगा या क्रिटिसाइज करेगा उसको बिना कोई ट्रायल के क्या कर दिया जाएगा, विदाउट एनी ट्रायल दे कुड बी अरेस्टेड. अब सेडिशन का मतलब क्या होता है, सेडिशन का मतलब आप ये समझ सकते हो, रिबेलियन. सेडिशन होता है रिबेलियन. ठीक है, तो सेडिशन एक्ट समझ में आया. सेडिशन एक्ट क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था. आर्बिट्रेरी क्या होता है, आर्बिट्रेरी समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड. ओके, उसका एग्जांपल हमने देखा कि कॉलोनियल लॉ का एक सेडिशन एक्ट था. ठीक है, उसमें
ये इसके अंदर क्या था, सेडिशन का मतलब क्या होता है, रिबेल करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। उससे उस लॉ के अंदर क्या था, कोई भी पर्सन जो क्रिटिसाइज करेगा, प्रोटेस्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको क्या है, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला फर्स्ट ये हो गया कि किस बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, कि किस किन ग्राउंड में हिस्टोरियंस ने क्लेम किया था कि जो कॉलोनियल रूल जो है, जो ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं, पहला आपने पढ़ लिया कि पहला एक उसमें से कुछ ग्राउंड्स बताए गए, तो पहला क्लेम ये था। सेकंड क्लेम क्या था, Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere. जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, जो अपने कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर। लीगल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल, लीगल मीन्स जो लॉज होते हैं उसको हम ये बोल सकते हो, लॉज के अंदर जितना भी जो भी होता है वो लीगल होता है, राइट। तो इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने रोल प्ले किया है, लीगल स्फीयर में, ठीक है। ये आपका सेकंड क्लेम था हिस्टोरियंस का, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, इसका एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि आर्बिट्री क्यों था। आर्बिट्री का मीनिंग आपको बताया, समथिंग विच इज नॉट फिक्स, ठीक है। व्हाट इज द अनदर एग्जांपल, देखिए क्या था एक और एग्जांपल आपका, अनदर एग्जांपल ऑफ आर्बिट्रेरी, द रॉलेट एक्ट। इफ द रॉलेट एक्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 मार्च को 1919 को क्या किया था, रॉलेट एक्ट इंडिया में लागू कर दिया था, ठीक है। हालांकि ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको बहुत से इंडियंस ने, नेशनल जो इंडियन मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने मना किया था कि हमें ये एक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसके अंदर इम्प्रिजन कर दिया था लोगों को विदाउट एनी ट्रायल। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, पॉलिटिकल नेशनलिस्ट होते थे, ठीक है, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उनको जेल में लेते जाने लग गए थे, और विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल मतलब कोई भी उनकी कोर्ट हियरिंग नहीं होती थी, और उनको कोई मौका नहीं दिया जाता था अपना गुनाह साबित करने के, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी जो सेडिशन एक्ट में हमने पढ़ा कि कोई भी पर्सन अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसमें क्या था कि वो डाल देंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, जो नेशनल लीडर्स थे, उनको क्या करती थी, पॉलिटिकल लीडर्स, नेशनल लीडर्स जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलते थे या कोई मार्च करते थे, उनको इम्प्रिजन कर देती थी, जेल में डाल देती थी। महात्मा गांधी वर विहीमेंट इन देयर अपोजिशन टू द रॉलेट बिल। महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट में बहुत बोला, उन्होंने बहुत अपनी पूरी पावर, विहीमेंट का मतलब होता है जो एकदम अपनी पूरी जी जान से पावर लगा देना ना, कि हमें रॉलेट बिल को नहीं लेकर आना है, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरा पावर लगा दिया अपोज करने में कि रॉलेट बिल जो है वो अच्छा नहीं है और इसको हमें लागू नहीं करना चाहिए। बट it came on effect on 10th March 1919, but 10th March 1919 को ये क्या हुआ, ये जो आपका रॉलेट एक्ट था वो अप्लाई हो चुका था। इन पंजाब 2 प्रोटेस्टर्स, डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर सैफुद्दीन वर अरेस्टेड। पंजाब में 2 प्रोटेस्टर्स थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम क्या था, डॉक्टर सैफुद्दीन। इन दोनों को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और ये नेशनलिस्ट भी थे, इसलिए उन्होंने उनको क्या कर दिया था, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। तो टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, बहुत लोगों ने सोचा इसको भी प्रोटेस्ट करने के लिए कि आपने क्यों हमारे प्रोटेस्टर्स को क्या किया है, आपने गिरफ्तार क्यों किया, अरेस्ट क्यों किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड हुई थी। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग है एक, वहां पे उन्होंने क्या है, एक पब्लिक मीटिंग को हेल्ड की थी, राइट।
इस जलियांवाला बाग में क्या हुआ था उस दिन 13 अप्रैल 1919 को, आपको थोड़ा बहुत आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ा है। जलियांवाला बाग को लोग क्या गए थे, बैसाखी सेलिब्रेट करने भी गए थे, और इन दोनों प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए गया है कि इनको आपने डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को आपने अरेस्ट क्यों किया है, इसके अगेंस्ट में वो क्या करने गए, वहां पे मीटिंग हेल्ड करने गए थे। ठीक है, तो जनरल डायर उस टाइम पे कमांडर कौन था, जनरल डायर था। इस रॉलेट एक्ट में आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट मैं आपको इस बात बताती हूँ, रॉलेट एक्ट में क्या था, मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया था। मिलिट्री रूल स्टैब्लिश होना मतलब कि जैसे आर्मी का रूल लगा दिया कि आर्मी अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, तो जो जनरल डायर थे उस मिलिट्री के क्या थे, कमांडर थे। जनरल डायर एंटर्ड विद ट्रूप, जलियांवाला बाग में ट्रूप के साथ, ट्रूप मतलब सोल्जर्स, सोल्जर्स के साथ उन्होंने एंट्री की। जलियांवाला बाग का एक ही एग्जिट पॉइंट था। ठीक है, उस एग्जिट गेट को क्या किया, उन्होंने क्लोज कर दिया एंड स्टार्टेड फायरिंग। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले बिना उन्होंने क्या कर दिया, अपने ट्रूप को कमांड कर दिया कि फायरिंग स्टार्ट कर दो। और वहाँ जलियांवाला बाग की जो दीवारें थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी, और वहाँ पे क्या था, एक ही एग्जिट गेट था और उसको भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और उसके बाद उसने कमांड कर दिया कि आप फायरिंग कर दीजिए। तो अब फायरिंग करने के बाद क्या होता, बहुत सारे लोग, 700 डाइड, बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक है, ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, आर्बिट्रेरी का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ट्रूप फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर में ट्रूप ने क्या की थी, फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। ये देखिए, ये दीज वर द ट्रूप। ये जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे मर रहे थे, इनके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे आके ट्रूप ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और एंट्री गेट भी बंद कर दिया था, तो बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जलियांवाला बाग हैपन कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है, ये जो पब्लिक मीटिंग हेल्ड हुई थी 13 अप्रैल को, किसको प्रोटेक्ट करने, किसके अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए हुई थी, कि किसके अरेस्ट को, डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए हुई थी। राइट, ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं। रॉलेट एक्ट में आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए रॉलेट एक्ट के बारे में। या फिर एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल, एक्सप्लेन आर्बिट्रेरी विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू क्या करो, आप आर्बिट्रेरी को एक्सप्लेन करो। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, you have to write the meaning of arbitrary and after that you can give the example of the Rowlett Act. Okay, now सेकेंड, फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, हिस्टोरियंस ने डिस्प्यूट किया था, उसने बहुत से ग्राउंड्स में डिस्प्यूट किया था। पहला ग्राउंड आपको समझ आया, कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। वो बोल रहे थे कि जो कॉलोनियल लॉ है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है, फिक्स नहीं है। राइट, सेकेंड आपका है, इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर। इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने, डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर, लॉज लाने में। ठीक है, क्या दे बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे टू लॉ। उन्होंने क्या किया, अब इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत सारी प्रोटेस्टिंग की, क्रिटिसाइजिंग की, ये जो आर्बिट्रेरी यूज है। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो आर्बिट्रेरी यूज करती है अपना, उनका जो आर्बिट्रेरी अथॉरिटी है वो बेकार है। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या किया, फाइटिंग स्टार्ट की। उन्होंने इक्वालिटी के लिए फाइटिंग स्टार्ट की, और वो क्या चाहते थे कि चेंज आए सोसाइटी में, क्या आए, चेंज आए, कि लॉ जो है चेंज हुए हमारी सोसाइटी में। ठीक है, न्यू लॉज बने, और जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं आपको हमारे जो लॉज बने हुए हैं वही आपको फॉलो करने हैं, हम उसी को ही आपको क्या करना है, वही लॉ को मानना है, ओबे करना है। तो इसके लिए इंडियन नेशनलिस्ट क्या करने लगे, फाइट करने लगे थे। ठीक है, डिमांडेड रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। अब उन्होंने बोल दिया कि हमें कोर्ट्स में भी क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, हमें इक्वालिटी चाहिए, हम भी क्या है कोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं।
ठीक है। तो जज भी अब उस टाइम पे क्या हुआ था, जजेस इंडिया दे बिगिन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। और अब धीरे धीरे इंडियन नेशनलिस्ट ने इन्हीं लॉज का यूज करने लग गए थे और वो अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ने लग गए थे कि हमें लीगली हमें राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है। इंडियन जजेस also begin to play a greater role in making decisions। ठीक है। किसने स्टार्ट कर दिया था प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन? जो इंडियन जजेस थे उन्होंने भी क्या कर दिया था, अपना रोल ग्रेट रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है। जजमेंट देने में, डिसीजन लेने में। तो these were two of the claims which is claimed by historians, right? Okay, class. Now, there is one more Hindu Succession Amendment Act 2005। ठीक है। एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में अपने क्लास सेवेंथ में पढ़ा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। इस बुक इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। तब क्या है, ये नया लॉ आया था। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, कोई भी लॉ कैसे बनाते हैं, लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या है आवाज उठानी चाहिए। जब पार्लियामेंट में ये हमारा इशू जाता है। ठीक है। अब पहले क्या होता था, जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी 2005 से पहले, वो ऑटोमेटिकली क्या होती थी, लड़कों के नाम हो जाती थी, सन्स के नेम पे हो जाती थी उनके फादर की डेथ के बाद। ठीक है। तो इससे बहुत सी डॉटर्स को, मदर को, बहुत ऐसे जो वाइफ होती थी जिसकी हस्बैंड की, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस दिखने लगी। ठीक है। जो लड़के होते थे अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को क्या है घर से बाहर निकाल देते थे, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। तो प्रॉब्लम फेस हुई तो उन्होंने क्या किया, एक बिल निकाला, और ये बिल क्या हुआ, एक्ट में कन्वर्ट हुआ। हम पढ़ने वाले हैं कि कोई बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस एक्ट के according to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property। आपकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें सन, डॉटर और उनकी मदर्स को क्या मिलेगा, इक्वल शेयर मिलेगा उनके फादर की डेथ के बाद, या उनके जो भी अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उनके बच्चों को क्या होगी, बच्चों को उनकी वाइफ को इक्वली शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो आते हैं। क्या जैसे हो सकता है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी एक क्या है, एक लॉ आ जाता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी लॉ आ जाता है। ठीक है। बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी है उसके लिए भी लॉ आ जाता है। आप सबको पता है क्या एक फंडामेंटल राइट है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है, आप पढ़ लिख सकते हो, राइट। आप इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे ना कुछ कुछ लॉज बनते हैं हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग। क्या होता है, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं इसके लिए एक लॉ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या बन जाते हैं, लॉज बनते हैं, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है। ओके क्लास। तो our next topic, how do new laws come about? नए नए लॉज बनते कैसे हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके। एंड आप इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी। टिल देन, you can take care of yourself. Okay, bye bye.